नमस्कार, मैं जयकृति योगी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। दिन ब दिन घटता जल स्तर कृषि के क्षेत्र में एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है। इसलिए आज की जरूरत के हिसाब से हमें सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों को अपनाना बेहद जरूरी है। तो आप सिंचाई की कौन कौन सी पद्धतियों को अपनाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं ARS उम्मेदगंज कोटा के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कुमार यादव। सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियां, घटता सिंचाई जल का विकल्प। खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हेतु देश में बड़े पैमाने पर बांधों और सिंचाई प्रणालियों का योजनानुसार तरीके से विकास हुआ है, जिसके फलस्वरूप देश में सिंचित खेती का क्षेत्रफल और फसल सघनता बढ़े। भूजल के अत्यधिक दोहन और उसके समानुपातिक रिचार्ज न होने के कारण भूजल का स्तर प्रतिवर्ष 4 से 5 फीट भूमिगत जल स्तर खिसकता जा रहा है। प्रदेश के सिंचित क्षेत्रों में सिंचाई बहाव विधि द्वारा की जाती है, जिसमें अधिकांश पानी व्यर्थ चला जाता है और कुल उपयोग किए गए पानी का मुश्किल से 25-30% भाग ही फसलों के उपयोग में आ पाता है। अभी भी हम अपनी खेती के तरीकों में वे बदलाव नहीं ला पाए हैं जिसमें कम पानी की आवश्यकता हो और अधिक उत्पादन मिल सके। अतः पैदावार बढ़ानी हो तो समन्वित जल प्रबंधन, विशेषतः सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की महत्ता को आत्मसात करना होगा। हालांकि सरकारी स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से प्रयास जारी है, किंतु जन सहभागिता से उन्हें तेजी से लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में मुख्यतः फव्वारा और ड्रिप विधियां प्रदेश में व्यवहारिक और प्रचलन में है। आज मैं आपको ड्रिप और फव्वारा विधि से सिंचाई करने के जो फायदे हैं किसानों को, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करें अपन स्प्रिंकलर, जिसको फव्वारा संयंत्र बोलते हैं। फव्वारा संयंत्र को प्रयोग करते हैं तो हमको बहुत से फ़ायदे होते हैं। जैसे कि एक तो उबड़ खाबड़ जो ज़मीन होती है उसमें हम इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो किसान खुले पानी का प्रयोग करते हैं उसमें ऊबड़ खाबड़ ज़मीन में नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि जो अपन फ्लड इरिगेशन जो करते हैं उसमें पानी का बहुत दुरुपयोग होता है, और इसमें फ्लड इरिगेशन से लगभग 30-40% पानी की बचत हो जाती है। और कम पानी की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जितनी हम कम पानी में इरिगेशन की जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम हर 5 दिन से 10 दिन से पानी को यूज करके जो एडवर्स कंडीशन होती है उससे हम उसको बचा सकते हैं। ऐसे ही इसको जो स्थापित करते हैं तो इसमें कोई टेक्निकल नॉलेज की इतनी आवश्यकता नहीं होती है, इजीली इसको लगा सकते हैं, किसी भी तरह की फसल में इसको यूज कर सकते हैं। जिस खेत में सिंचाई की जानी हो उसमें फव्वारा सेट को निश्चित दूरी पर लगा दिया जाता है एवं विद्युत अथवा डीजल पंप सेट से जोड़ दिया जाता है। सिंचाई जल पाइपों के माध्यम से नोजलों के द्वारा फसल पर वर्षा के रूप में गिरता है। नोजल दबाव के कारण घूम घूम कर सिंचाई करते हैं। क्यारी एवं नालियां बनाने का झंझट नहीं रहता, जिससे फसल के अंतर्गत क्षेत्रफल बढ़ता है और अतिरिक्त उत्पादन मिलता है। फव्वारा सेट को एक आदमी आसानी से एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जा सकता है। सर्दी में पाले से बचाव हेतु तत्काल अधिक क्षेत्र में सिंचाई करना संभव है। इसके अलावा बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन की। तो ड्रिप इरिगेशन में पानी की बचत सबसे अधिक होती है। जितनी भी हमारी जो सिंचाई की विधियां हैं, सबसे अधिक ड्रिप इरिगेशन से ही सबसे अधिक पानी की बचत होती है। इसमें लगभग 70-80% के आसपास इसमें पानी की बचत हो जाती है फ्लड इरिगेशन के कंपैरिजन में। इसमें जितना पौधे को आवश्यकता होती है उतना ही हम पानी पौधे को देते हैं, जिससे कि इसका एक फ़ायदा ये है कि पौधे के जड़ के आसपास में पानी दिया जाता है, जिससे क्या होगा कि जो एरिया पानी कवर कर रहा है पौधे के आसपास में, उसके अलावा पानी जहाँ नहीं लगेगा तो उसमें खरपतवार नहीं होंगे, और खरपतवार नहीं होंगे तो किसान भाइयों की जो एक्स्ट्रा जो मेहनत लगती है खरपतवार निकालने में या उसको दवाइयों से ख़त्म करने के लिए, तो वो बच जाएगी और हमारे इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। जो भी प्रोड्यूस लेंगे हम उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। इरिगेशन का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये और है कि हम इसके साथ में जो उर्वरक होते हैं उसका भी हम
इसी ड्रिप लाइन के साथ ही उपयोग कर सकते हैं, जिसको हम फर्टिगेशन बोलते हैं। फर्टिगेशन का फ़ायदा ये है कि हमको अलग से उर्वरक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जितना पौधे को आवश्यकता होती है उतना ही उर्वरक काम में लेते हैं। और इसमें जो फालतू, जैसे हम ब्रॉडकास्ट करके, जैसे छिड़कवा विधि से कोई, जैसे अपन यूरिया डालते हैं तो उसमें बेकार चला जाता है, लीच हो जाता है, तो इसमें उतने ही उर्वरक की, जितने पौधे की आवश्यकता होती है उतना ही हम यूज़ करते हैं। तो इसमें उर्वरकों की जो हमारी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो भी कम होती है। ड्रिप विधि में पानी को जल स्रोत से उठाकर फिल्टर द्वारा छानकर HDPE द्वारा PVC पाइप द्वारा पहुंचाया जाता है। घुलनशील उर्वरक व रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करना हो तो पंप तथा फिल्टर के बीच में एक टैंक का प्रावधान रख देते हैं। बागवानी फसलों में पौधों की प्रत्येक पंक्ति के साथ एक शाखा लाइन तथा कम दूरी वाली फसलों में 2 पंक्तियों के मध्य एक शाखा लाइन बिछाई जाती है। पौधों की सिंचाई के लिए प्रत्येक पौधे के पास शाखा में ड्रिपर लगा दिए जाते हैं। प्रत्येक पौधे हेतु ड्रिपरों की संख्या एवं क्षमता पौधों की प्रतिदिन जल मांग पर निर्भर करती है। प्रारंभ में पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है, परंतु धीरे धीरे पौधे का फैलाव बढ़ने से विकास के साथ पानी की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। वाष्पोत्सर्जन की दर के हिसाब से दिसंबर जनवरी में बूंद बूंद संयंत्र चलाने का समय आधा घंटा, जबकि मई जून में 2 से 3 घंटे रखना होता है। वाष्पीकरण से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए प्लास्टिक मल्च का प्रयोग किया जा सकता है। और इसमें सरकार द्वारा अनुदान भी देय होता है। अनुदान के लिए हम नज़दीकी जो हमारा कृषि विभाग का कार्यालय होता है, हर पंचायत समिति लेवल पे इसका कार्यालय होता है, और किस तरह से अनुदान मिलता है, कितना अनुदान मिलता है, वो सारी जानकारी हम सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। सिंचाई के पानी में रेत, लवण व अन्य कचरे के कारण ड्रिपर के पानी बहाव में अवरोध पैदा हो जाता है, अतः संयंत्र का रख रखाव अच्छी तरह से करना चाहिए। उपयोगकर्ता को स्क्रीन डिस्क फिल्टर व ड्रिपर की समय समय पर जांच करनी चाहिए, और संभव हो तो प्रति सप्ताह फिल्टर की जाली को एक बार साफ करें। चूहों से लेटरल लाइनों की सुरक्षा करें। महीने में एक बार फ्लश वॉल को खोलकर संयंत्र चलावे ताकि जमा लवण निकल जावे। यदि सिंचाई के जल में लवणों की मात्रा अधिक हो तो 6 माह में एक बार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का घोल संयंत्र में चलाकर लवण को निष्क्रिय करें। इस दौरान ड्रिपर को पौधों से दूर रखें। सिंचाई के पानी के साथ रासायनिक खाद एवं दवाइयों का प्रयोग करने के तुरंत बाद पाइपलाइनों को अवश्य साफ करना चाहिए। फव्वारा विधि से हम जो सिंचाई करते हैं, वो जो खाद्यान्न फसलें होती हैं उनमें हम कर सकते हैं, जो पल्सेस डालने वाली है उनमें हम कर सकते हैं, और जो ड्रिप का प्रयोग है वो हम मुख्यतया सब्जियों और जो बगीचे होते हैं, फलदार बगीचे, उनमें हम अधिक करते हैं। आजकल तो सीरियल क्रॉप में भी जो खाद्यान्न फसलें उनमें भी करने लगे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका महत्व है वो सब्जियों और जो फलदार जो बगीचे होते हैं उसमें इसका हम प्रयोग करते हैं। वक्त के साथ खेती का नक्शा भी बदल रहा है। दरअसल बदलते जमाने में खेतीबाड़ी के पुराने तौर तरीकों के सहारे किसानों का गुजारा नहीं होता, लिहाजा आमदनी में इजाफा करने के लिए नई जुगत करना लाजमी है। इसीलिए फसलों के साथ साथ क्षेत्रीय पेड़ों को लगाना काफी फायदे का सौदा है, और इसी को देखते हुए अगर आप वानिकी वृक्षों को लगाना चाहते हैं तो इनकी नर्सरी तैयार करनी होगी, और इसके लिए आपको कौन कौन सी बातों पर खास ध्यान देना होगा, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS अली से। नर्सरी या पौधशाला वो स्थान है जहां बीज की बुवाई, पौधों को तैयार करना, तैयार पौधों की देखभाल और उन्हें रोपण के लिए स्थान उपलब्ध कराना होता है। सामान्य तौर पर नर्सरी में फल, फूल, सब्जी, औषधीय और वानिकी पौधों को तैयार किया जाता है। सबसे पहले इसमें करना क्या है, सीड को कलेक्शन ही सबसे बड़ी बात है। कलेक्शन के पहले सबसे पहले स्मार्ट पेड़ को चुना जाता है। जैसे कि हम लोग नहीं करते हैं, कोई बच्चा पेड़ नहीं, बूढ़ा पेड़ नहीं, टेढ़ा मेढ़ा पेड़ नहीं, देखने में एकदम स्मार्ट हो, टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो, मेन स्टेम ऊपर हो, उससे से उसका कलेक्शन करना चाहिए, जिसको हम लोग प्लस ट्री कहते हैं। तो अभी तक पॉपुलर कटिंग और ETP लगा सकते हैं। इसके अलावे है जो महोगनी है, सागवान है, सहजन है, फूलझारू हुआ, नीम का भी समय आ रहा है, बांस का भी है, डिफरेंट बांस का भी कटिंग को लगा सकते हैं। इसके बाद जामुन है। इस तरह के
सीड को कलेक्शन किया जा सकता है। सब सीड कलेक्शन करके पहले उसको सुखाकर ग्रेडिंग कर लेते हैं। ग्रेडिंग करके छांट के उसको हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट में क्लोरोपाइरिस बहुत जरूरी है। क्लोरोपाइरिस 2 मिनट 5 मिनट या जीरम या थीरम से उसको ट्रीटेड करके तभी लगाना चाहिए। कटिंग की भी जहाँ तक बात है, चाहे कटिंग पॉपुलर हो या कोई बांस हो या एनी अदर हो, उसमें भी उपचारित किया जा सकता है। जैसे क्लोरोपाइरिस 2 ml पर लीटर के रेट से उसमें 2-4 मिनट 5 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट उसे उपचारित कर ही के लगाना चाहिए, ताकि ये इन्फेक्शन और फंगल और इंसेक्टिसाइडल का जो रहता है उसमें इस तरह से किल होता है, फ्रेश हो जाता है। नर्सरी या तो आप खुले प्रक्षेत्र या पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस में तैयार कर सकते हैं। पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस में पौधे लगाना खुले की अपेक्षा अधिक फायदेमंद होता है। सिंचाई निश्चित तापमान, आर्द्रता एवं नमी मिलने की वजह से साधारण रूप से उगाए गए पौधों की अपेक्षा गुणात्मक एवं परिणात्मक रूप से काफी बेहतर होते हैं। 1:1 रेशियो मिट्टी है, बालू है इसका और खाद FIM उसको मिक्स करके पॉलीथीन में लगा रेडी रख देना चाहिए और तब सीड डालना चाहिए। ट्रीटेड करके उपचारित कर ही के मतलब उसमें डालना चाहिए। जमीन में भी सोइंग किया जा सकता है, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होगा। उसको प्लांटेशन में थोड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए वो पॉलीथीन में करने पर उसको आसानी से जहां आपको साइट में जहां लगाना है वहां पर आप लगाते हैं। पौधशाला हेतु उपलब्ध 4 इंच चौड़ाई और 10 इंच लंबाई की पॉलीथीन थैलियां लेकर 5 से 6 छिद्र कर लें। थैली के आधे भाग में 10 से 12 छिद्र हो जाएंगे। इसके बाद थैलियों को भरने के लिए पौधशाला की क्यारियों में ही छनी हुई गोबर की खाद, चिकनी मिट्टी और बालू रेत को बराबर भाग में मिलाकर मिश्रण बना लें और फिर थैलियां भरना शुरू करें। थैलियां भरकर क्यारियों में सीधे रखें, जिससे छोटे पौधे कलम लगाने और पानी देने में आसानी होगी। साथ ही आप इनमें दूसरे पौधों को भी लगा सकते हैं। पॉलीथीन में लगे पौधे थोड़ा सा प्रबंध पर ध्यान रखना चाहिए, खासकर प्रबंध, टिकाऊ प्रबंधन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट हम लोग कहते हैं। मतलब कि इंसेक्ट बहुत ज्यादा हो या प्रॉब्लम ज्यादा हो तो उस पर तभी ट्रीटमेंट करना चाहिए, केमिकल अदरवाइज नहीं। समय समय पर जैसे कि हम लोग नेट हाउस, पॉली हाउस में मिस चेम्बर में हम लोग रखे हुए हैं, नहीं है तो कम से कम छांव में रखना चाहिए। हल्का मॉइस्चर मेंटेन करना चाहिए और उस पर हमेशा निगरानी रखना चाहिए कि इसकी मोटिलिटी हो नहीं रही है, सूख रहा है, किस कारण से, इस पर ध्यान रखना चाहिए। हमेशा वीड वगैरह या और भी तरह के जो है वो हमेशा निकालते रहना चाहिए, ताकि हमेशा मेंटेन रहे और इसको कोई बढ़ने में उसको कोई दिक्कत नहीं हो। समय समय पर फॉर्मेलिन या और भी क्लोरोपाइरिस पर से थोड़ा सा स्प्रेइंग कर देना चाहिए, हल्का फुल्का। जब इस तरह के कोई इन्फेक्शन या इन्फेस्टेशन अगर होता है तो उपचारित करना चाहिए। इस तरह से करने पर वैज्ञानिक ढंग से या ज्यादा बेहतर होगा, किसान को बाद में मोटिलिटी नहीं होगा। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह जिला जयपुर द्वारा किसानों को सलाह दी जाती है कि कृषि कार्यों को करते समय कोविड-19 के खिलाफ सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें और स्वयं की उचित देखभाल करें। सिंचित कपास की बुआई का उचित समय 10 मई से शुरू है। बुआई हेतु एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से तथा बाद में त्रिपाली या हैरो से 2-3 बार जुताई कर खेत तैयार कर लें। बीकानेर नरमा, गंगानगर अगेती, RST 9 व RG 8 देशी किस्म उपयुक्त है। अमेरिकन किस्मों में प्रति हेक्टेयर 75 किलो नत्रजन और 35 किलो फॉस्फेट उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है, जबकि देशी किस्मों को प्रति हेक्टेयर 50 किलो नत्रजन और 25 किलो फॉस्फेट दें। कपास के बीजों से रेशे हटाने के लिए मिट्टी या प्लास्टिक के बर्तन में प्रति 10 किलो बीज में 1 लीटर गंधक का तेजाब डालें एवं 1-2 मिनट तक लकड़ी से हिलाएं। बीज काला पड़ते ही तुरंत बीज को बहते हुए पानी से धो लें और ऊपर तैरते हुए बीजों को अलग कर दें। गंधक के तेजाब से बीजों का अंकुरण अच्छा होगा। इस उपचार से गुलाबी सुंडी भी नष्ट हो जाती है। कपास को बीज जनित रोगों से बचाने के लिए बीज को 6 से 8 घंटे पानी में भिगोकर सुखा लें तथा तत्पश्चात 3 ग्राम थायरम या 2 ग्राम मैंकोजेब प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। अमेरिकन किस्मों की पौध ज्यामिति 60 गुणा 45 सेंटीमीटर तथा देशी किस्मों की 45 गुणा 30 सेंटीमीटर रखें।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क पूर्ण संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है पुगल जिला बीकानेर के किसान भागीरथ मल ने। आपके खेतों में टिड्डियों का आक्रमण हो रहा है, आप इसके समाधान पर जानकारी चाहते हैं। तो भागीरथ मल जी, ये समस्या आपकी ही नहीं बल्कि प्रदेश के बहुत से किसानों की है। तो इसके समाधान के लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। पश्चिमी राजस्थान पर टिड्डियों का आतंक, किसानों की कमर तोड़ रही टिड्डियां, किसान हो रहे कंगाल। जी हां, टिड्डियों का आतंक लगातार जारी है। टिड्डियां किसानों की मेहनत से लगाई गई फसलों को चट कर रही हैं। किसानों के लिए टिड्डी दल परेशानी का सबब बना हुआ है। किसी दुश्मन की तरह ही किसानों की कई महीनों की मेहनत को चट कर रही हैं। एक खेत को चट करने के बाद दूसरे खेत में चट करने के लिए टिड्डियां पहुंच रही हैं, लेकिन किसान केवल बेबस आंखों से अपनी मेहनत से लगाई गई फसलों को खराब होता देख रहा है और इनके आक्रमण से मायूस हो रहा है। मायूस हो भी क्यों नहीं, क्योंकि कई महीनों की मेहनत को ये टिड्डियां रातों रात चट जो कर रही हैं। और चिंता होनी भी चाहिए, किसानों की मेहनत का फल उनके सामने हो और अचानक मेहनत पर पानी फिर जाए तो किसान का चेहरा मायूस होना लाजमी है। किसानों का हाल बेहाल है। टिड्डियां लहलहाती फसलों को पूरी तरह से चट कर रही हैं। साथ ही हरी घास, पेड़ों की पत्तियों को भी साफ कर रही हैं। खेतों में टिड्डी दल बड़ी संख्या में देखे जा सकते हैं और फसलों की बर्बादी का सिलसिला भी कई महीनों से यूं ही चल रहा है। किसान खुद अपने स्तर पर इन टिड्डी दल को भगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनके ये प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। रात और दिन में किसान हाथों में थालियां बजाते और ढोल नगाड़ों के साथ इन टिड्डियों को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा टिड्डियों के नियंत्रण के लिए आप खेत के चारों ओर खाई खोद दें ताकि टिड्डियां खाई में गिर जाएं और इनका आसानी से नियंत्रण किया जा सके। इसके साथ ही यदि टिड्डियों का नियंत्रण नहीं हो पाता है तो इनके लिए मेलाथियान का पेड़ पौधों पर और जहां पर भी टिड्डियों का आक्रमण दिखाई दे छिड़काव करें। ये प्रयास आप सभी को सामूहिक रूप से मिलकर करना होगा, तभी इन टिड्डियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बोनसाई यानी बॉली वृक्ष उगाने की कला।